बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर इस वक्त तक की ज़मीनी हकीकत देखें, इस वक्त तक की इंतखाबी हकीकत देखें तो जमात इस्लामी वो पार्टी है इंतखाबी मैदान में, कराची के बल्दियाती इलेक्शन में, कि जिसकी मर्ज़ी के बगैर, जिसके वज़न के बगैर कोई हुकूमत बनना शायद मुमकिन ना हो। शायद नहीं बल्कि यकीनन, क्योंकि अगर कोई ख़रीदो फ़रोख्त ना हो, कोई ऐसा मामला ना हो जाए कि जिसको कुदरती आफत करार दिया जाए। जमात इस्लामी की ज़बान में कुदरती आफत से मेरी मुराद ये है कि कोई बहुत बड़ी हेरा फेरी ना हो जाए, कोई झड़ू ना हो जाए, जिसका चांस नहीं है। तो जमात इस्लामी की मर्ज़ी के बगैर ना पीपल्स पार्टी ना तहरीक इंसाफ कोई भी हुकूमत नहीं बना सकता। इस वक्त तक जो नंबर गेम है, आज के दिन तक जो नंबर गेम है, उसके मुताबिक तो जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर है। लेकिन जमात इस्लामी बार बार ये क्लेम कर रही है कि वो पहले नंबर पर है। शहर में सबसे ज़्यादा उम्मीदवार उनके फतहयाब हुए हैं। क्या मामला था, कैसे हुआ, तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ जिस तरीके से मैंने पहले कहा, उसकी मैं कुछ वजाहत आपको कर दूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो नंबर है, अगर मुस्लिम लीग नून के नंबर भी मिला लिए जाए, JUI और तहरीक लब्बैक को भी मिला लिया जाए, आज़ाद उम्मीदवार भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत कर लें, तो उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी के पास उतना नंबर 122 का, अगर मैं गलत हूँगा तो तस्दीक भी करवा लूँगा, 122 का वो नंबर मौजूद नहीं है कि जो हुकूमत साजी के लिए या बल्दिया के मेयरशिप के लिए ज़रूरी है। बहरहाल क्या मामला होगा आगे जाकर ज़रूर पता लग जाएगा। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कहाँ से कामयाब हुए, किस जज्बे के साथ कामयाब हुए। कैंपेन तो इनकी आप सबने देखी, लेकिन कामयाबी के बाद बहुत सारी चीज़ों का विजन जो है, बहुत सारी चीज़ों का जो मामला है समझने का, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। और ये बात हम उस वक्त कर रहे हैं कि जब हाफिज़ साहब अब तक किसी ओहदे के ऊपर फर्जमान नहीं हुए, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि जो भी हुकूमत बनेगी, जमात इस्लामी के नामजद उम्मीदवार हाफिज़ नईमुर रहमान ही होंगे। मैं तारुफ़ कराता हूँ, मेरे साथ हाफिज़ नईमुर रहमान तो मौजूद हैं। अब तो पाकिस्तान के तकरीबन तमाम ही लोग जानते हैं, और मैंने हाफिज़ साहब का एक प्रोग्राम में वो हवाला भी देखा कि जिसमें हाफिज़ साहब से लोगों ने यह कहा कि अब तो आपको इस बात का शिकवा नहीं है कि जमात इस्लामी को कवरेज नहीं मिलती। तो हाफिज़ साहब ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि इसके बनने के लिए, इस जगह आने के लिए नंबर 1 होना या कामयाबी बहुत ज़रूरी थी। तौफीकुद्दीन साहब हैं, मेरी मालूमात के मुताबिक ये मॉडल कॉलोनी का इलाका मलीर का, वहाँ से कामयाब हुए, इनसे कंफर्म भी कर लेंगे। सैफुद्दीन साहब हैं, इनका तारुफ एक ये भी है कि ये कामयाब भी हुए हैं, लेकिन इससे पहले जो जमात इस्लामी की बल्दियाती हुकूमत रही थी नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में, ये उसमें भी कामयाब हुए थे, फ़ाल भी थे। कुछ उसका तजर्बा भी पूछेंगे, कुछ उसके इख्तियारात के ऊपर भी बात करेंगे। हाफिज़ साहब को तो आप जानते हैं। जुनैद मकाती साहब हैं, इससे पहले जो बल्दिया थी, वसीम अख्तर साहब जिसके मेयर थे, उसमें जुनैद मकाती साहब कामयाब हुए थे। उन चंद लोगों में से थे जो जमात इस्लामी की तरफ से कामयाब हुए थे। उसामा साहब हैं, और ये PIB के इलाके से जो है वो चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। और PIB का तारुफ जो है वो पाकिस्तान के दीगर इलाकों को मैं बता दूं कि MQM का एक पुराना गढ़ है, और डॉक्टर फारूक सत्तार वहीं से उम्मीदवार भी थे और हार भी गए थे आम लियाकत के मुकाबले में। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपकी काबीना मौजूद है, उन सबसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये फरमाइएगा, कितनी बड़ी कामयाबी आपने हासिल की है नंबर्स के एतबार से। अब तक जो कलेक्शन है, आप इतने पुरुमीद क्यों हैं? मैं अगर इलेक्शन के दिन की बात करूँ, यही मकाम था, मैं ख़ुद भी आया था जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आपने कहा हमारे पास फॉर्म्स मौजूद हैं, 94 का नंबर गालिबन आपने बताया। क्यों इतना यकीन है? क्या फॉर्म्स वाकई मौजूद हैं? किस ज़रिए से फॉर्म्स आए? क्या वो फॉर्म्स ओरिजिनल हैं? कितने टाउन्स आप जीते हैं? कितने इलाकों से आप जीते हैं? इलाकों से मेरी बात कितने अजला से, 7 अजला के अंदर से कितने इलाकों से आपको कामयाबी हासिल हुई है? हुकूमत बनाने की पोजीशन में किन टाउन्स के अंदर हैं? थोड़ी सी इंतखाबी कामयाबी को अगर आप बता सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फवाद। इलेक्शन से शायद एक दिन पहले आप यहाँ आए थे, और आपने भी अवामी राय इलेक्शन की चांद रात और आपने अवामी राय का सर्वे भी किया था। और मैंने भी आपसे अर्ज़ किया था कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह एक वेव बन गई है और लोग जमात इस्लामी को इस शहर में देखना चाहते हैं कि वो बल्दिया संभाले। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने जमात इस्लामी पर एतमाद किया, और जमात इस्लामी कराची की सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आ गई। तारीख़ी कामयाबी मिली है। नंबर ऑफ़ वोट्स के एतबार से देखें हम तो तकरीबन डबल हैं बाकी पार्टियों से ना, वो तो अल्लाह का शुक्र है ही है। वो तो हल्का बंदियाँ इस तरह की पीपल्स पार्टी ने की। हाँ, बस अब वही मेरा सवाल है, आप बल्कि उसको ऐड कर लीजिएगा। मैं माजरत आपको कता करामी की, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप तफसील से एक अहाता कर दें। हल्का बंदियों का आपकी कामयाबी के ऊपर कितना असर हुआ? अगर हल्का बंदियाँ वो होती जो होनी चाहिए थीं आबादी के एतबार से और वोटर्स के एतबार से, तो हम 2/3 मेजॉरिटी से जीतते, उससे भी ज़्यादा जीतते। ये तो पीपल्स पार्टी ने ज़ाहिर है कि पहले नंबर ऑफ़ यूसीज़ और फिर उनको 5 टाउन्स की डिमार्केशन करके जब इलेक्शन कमीशन को दिया, तो इलेक्शन कमीशन को तो फिर टाउन्स के नंबर्स के लिहाज से तकसीम ही करना होता है। उसकी वजह से उन्होंने बहुत सारी ऐसी जगहें बना लीं जहाँ पर वो असरअंदाज हो सकते थे। मसलन एक यूसी थी जो इस वक्त सोराब गोट टाउन की 8 यूसियाँ बन गई, वो 1 यूसी होती थी, ठीक है ना, वो 8 बन गई, और वो ज़ाहिर ज़्यादातर वो लोग जीते हैं। कहने का मकसद ये है कि एतराज़ हमारा भी ये था, एतराज़ MQM का भी था,
लेकिन हमारा एतराज़ ये था कि MQM ने वक्त पर एतराज़ नहीं किया और इस मसले को बुनियाद बनाकर 2.5 साल से इलेक्शन नहीं हो रहा, तो अब ये 10 साल भी इलेक्शन नहीं कराएंगे। इसलिए हमने इस कंप्रोमाइज इलेक्शन को लड़ा कि इसमें वोटर लिस्टों का भी मसला था, हल्काबंदियों का भी मसला था, अमले का भी मसला था, आरोज़ का भी मसला था, लेकिन हमने कहा फिर भी मुकाबला करेंगे। और मैं कराची के लोगों को मुबारकबाद भी देता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने वाकई सबका मुकाबला किया और हमें सबसे बड़ी पार्टी बनाया। अब ये जो नंबर इस वक्त आपके सामने हैं 86 और 93, 86 का मतलब ये हुआ कि अभी 6 यूसियाँ ऐसी हैं जो इलेक्शन कमीशन ने अपने ऊपर ले ली हैं, इसलिए कि हमारे फॉर्म 11 पूरे मौजूद थे। जीती हैं आप? तो हमने जीती हैं 100%। नहीं, जीतने से मेरी मुराद किसको हरा के जीती हैं? पीपल्स पार्टी को हरा के जीती हैं, PTI को हरा के जीती हैं, आज़ाद उम्मीदवार को हरा के जीती हैं? क्योंकि जिसको भी हराया है उसके नंबर कम होंगे ना। मेरा ख्याल है कि जो सेकंड नंबर पे ज़्यादातर वहाँ पर हैं वो PTI है और मार्जिन भी 3000, 4000, 2000 इस तरह का है। वो अलग बात है कि उनको जो चौथे नंबर की पीपल्स पार्टी है वो कहती है कि हम जीत गए, तो वो हमने फिर चैलेंज किया और इलेक्शन कमीशन ने ज़ाहिर सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए उन 6 हल्कों को तो ले लिया। 25 तारीख को उसका फैसला हो जाएगा इंशाल्लाह। वो जब ये हमारी 86 में जमा हो जाएंगी 6 तो हम हो जाएंगे 92 और उनकी 93 में से जब 6 कम हो जाएंगी तो वो हो जाएंगे 87। सीधा सीधा फार्मूला है। अब जब उनको ये नज़र आ गया तो उन्होंने कहा कि भाई अब इस तरह काम नहीं चल रहा, तो अब रिकाउंटिंग का अमल शुरू किया जाए। रिकाउंटिंग का अमल शुरू करवा के उन्होंने खुले हुए जो बैग्स थे वो लिफाफे पे अलग कुछ लिखा हुआ है, अंदर से कुछ निकल रहा है और आरोज़ फॉर्म 12 पेश नहीं कर रहा है, 2 नंबर काम कर रहे हैं और बगैर किसी उसके नतीजा जो है वो बना कर नतीजा बदलने की कोशिश कर रहे हैं। चेनेसर में हुआ, यानी देखें ना, चेनेसर की UC6 में हुआ, यानी जो ईस्ट में लगती है और वो चेनेसर आपको पता है उसका हवाला। तो वहाँ पर हम जीत गए और जीतने के बाद इसी तरीके से हमारे लोगों ने वहाँ की जो है वो बाइकआउट किया रिकाउंटिंग का कि यार अब कर क्या रहे हैं, जब आप फॉर्म ही 12 पेश नहीं कर रहा RO तो उसके बाद इस रिकाउंटिंग की हैसियत क्या है। अब हम इलेक्शन कमीशन में इस केस को ले गए, लेकिन ये उन 6 हल्कों से अलग है। ठीक है। इसी तरह और कई जगहों पे ऐसा हुआ। ये अख्तर कॉलोनी का गालबन वाक़या, ये अख्तर कॉलोनी है। ठीक है। अब आ जाइए आप, इस तरह की जगह जगह ये काम शुरू हो गया। जब उन्होंने देखा कि भाई नंबर यहाँ से पूरे नहीं हो रहे तो टांग तो ऊंची रखनी है, हल्का बंदियों से कर लियो, प्रेशर से कर लियो, RO से कर लियो, लेकिन ऊपर तो रहना है। अच्छा हाफिज साहब, एक बीच में एक ज़िमनी सवाल है, अगर आप पीपल्स पार्टी की कामयाबी को देखें, जो इंतखाबी मैदान में उनको इस वक्त तक की सबसे ज़्यादा सीटें मिली, तो ये कोई गैर मुतवक्का है उन इलाकों से कि जो हल्का बंदियों को मद्देनज़र रखते हुए पीपल्स पार्टी का एक रिवायती मामला भी जिनमें रहा है? मेरा ख्याल है उस सब के बावजूद भी, अगर ईमानदारी से मैं आपको बताऊं ना, अगर हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त जो है वो उस पर बहुत ज़्यादा इश्तियाल में ना आ जाएं, इस सब के बावजूद भी 40 से 50 से ज़्यादा फिगर उनकी जा नहीं सकती थी। इसलिए कि वो जो गडाप के इलाके जिसमें प्रेशर होता है, मतलब आप समझते इसलिए नहीं कि अवाम उनके साथ बहुत हैं, इसलिए कि मजबूरी, जिस तरह के इंटीरियर सिंध में एक वडेरा शाही सिस्टम होता है तो लोग मजबूर होते हैं। फिर बाज़ जगहों पर जो मिक्स आबादियाँ होती हैं वहाँ पर इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस किया, अमले का, फलां का, कामों का, इसका उसका, लोगों को ख़रीदना, फ़रोख्त करना, पैसे देना। उस सब के बावजूद हमने कहा कि भाई अब आपने कर लिया ना, अब 15 जनवरी 5 बजे शाम के बाद के नतीजे को कबूल कर लीजिए। वो भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, तो लिहाजा हमारा कहना यह है कि आप उस नतीजे को पहले कबूल कीजिए, फिर बाद में बात आगे बढ़ेगी। तो इसलिए जमात इस्लामी के नंबर ऑफ वोट्स देख लीजिए और जमात इस्लामी के इलाके देखिए। अब आप ये देखिए, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हमेशा से ज़ाहिर तवील अरसे से MQM के साथ चल रहा था, पहले चलता था फिर ले लेते थे वो जो भी होता था, लेकिन बहरहाल था। उसके बाद PTI ने उनको बहुत पीछे छोड़ दिया था और ये मैं मानता हूं। 5 में से 3 सीटें पीपल्स उसके पास, PTI के पास नहीं, और नंबर ऑफ वोट्स देखते हैं ना कितने थे, 90,000 एक MNA पे और पता नहीं इतने हज़ार उस पर। लेकिन जो मेनली हम जीते हैं वो उन सब जगहों पे सेकंड पर PTI है। और आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को अगर आप उठा के देखेंगे तो उसमें से ज़्यादातर वो सीटें हैं जिसमें फ़र्क 4,000, 5,000, 2,000, 1,500, 3,000 ये फ़र्क है। तो ज़ाहिर यही वो वजह थी जो सबको नज़र आ रही थी और PTI के दोस्तों ने पहले दिन ही हमारे मैंडेट को तस्लीम भी किया था और गैर मशरूत। लेकिन हाफिज साहब अभी भी 1-2 चीज़ें रह गई हैं, वो ये है कि मैं अपने ज़राए की बात करूँगा, मैं किसी को कोट नहीं करूँगा, ज़ाहिर है कि तस्दीक मेरे पास नहीं है। ज़राए का कहना यह है कि PTI ये समझती है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी ख़ास तौर पर और आम तौर पर उन इलाकों से जहाँ से जमात इस्लामी जीती है वहाँ से 40 के करीब सीटें या 30 के करीब सीटें उनको मिल सकती हैं, क्योंकि वो उनकी थी और आप लोगों ने कोई सिस्टम बनाकर ऐसा किया। ये इत्तला है मेरे पास। अगर जमात इस्लामी इस सिस्टम को बनाकर कुछ कर रही होती ना तो हम 4 साल तक वो मेहनत नहीं करते, वो रगड़ा नहीं खाते। तो फिर आज कमेटी किस चीज़ के लिए बनी? कमेटी तो ये बनी कि हम आपकी मदद करें, आप हमारी मदद करें, लेकिन हम दोनों मिलकर अपना मैंडेट संभालें। असल में जब हम मिले तो हमने बैठकर ये तय किया कि यार बजाय इसके कि अलग अलग हम वो करें, हम एक दूसरे के साथ शेयर करें,
एक्सचेंज ऑफ नोट्स करें, और उसके नतीजे में अगर, ये तो मैंने पहले दिन कहा था ना कि हम सिर्फ अपना मैंडेट का दिफा नहीं करेंगे, पीटीआई के मैंडेट का भी दिफा करेंगे। ये तो और हमारे पास यहाँ पर लोग आए उनके। तो हाफिज साहब, आप ये ऐलान कर रहे हैं कि आप पीटीआई के साथ इत्तेहादी बन चुके हैं, अगर आप उनके मैंडेट की भी हिफाजत करेंगे? इत्तेहादी का मसला नहीं है, मसला ये है कि सबसे पहले मैंडेट वाज़ेह होना चाहिए, नतीजा ठीक होना चाहिए, उसके बाद का अमल शुरू होगा। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि हमने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पूरा जीता, जिसमें नई कराची टाउन स्वीप किया, नॉर्थ नाज़ाबाद क्लीन स्वीप, आप गुलबर्ग क्लीन स्वीप, लियाकताबाद क्लीन स्वीप, नाज़माबाद क्लीन स्वीप। अगर एमक्यूएम होती तो भी ये क्लीन स्वीप ही होता? बिल्कुल, एमक्यूएम काश के होती। मैं तो आपसे एक दिन पहले भी ये कह रहा था कि काश के एमक्यूएम होती। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात का गवाह हूं कि आपके साहब ने यही कहा था, हमने ऑनर भी उसको जो है वो बिल्कुल, और इसलिए कि एमक्यूएम तो है ही इसलिए नहीं कि वो हो नहीं सकती थी, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी कि वो लड़ती और उसके बाद उसका ये बुरा हाल होता, तो हमेशा हमेशा के लिए कोई नाम भी नहीं लेता। और यही वो वक्त होता है कि जब वो सियासी तौर पर जाने लगती है तो उसको बचा लिया जाता है और फिर उसको ज़बरदस्ती मुसल्लत करने की कोशिश की जाती है। लेकिन मेरा ख्याल है अब चैप्टर तकरीबन क्लोज ही हो गया है, अब कराची का पैटर्न सामने आ गया। अच्छा हाफिज साहब, अब थोड़ा सा ना हम आ जाते हैं, अब मेरा ख्याल है इंतखाबी मामलात पे तो ये बहस चलती रहेगी जब तक कि कोई मेयर का मामला सामने नहीं आ जाता। कुछ बात कर लेते हैं कि कराची के लोगों को एक तवक्का ये है आपसे, क्योंकि आपने बहुत तवील अरसे से कैंपेनिंग की, हमने खुद भी कवर किया, जो कवर नहीं कर सके वो हमने मुख्तलिफ मीडिया के ज़राए से देखा। आपने कैंपेनिंग जो की वो आपने लोगों के बुनियादी मसाइल पर की। वसीम अख्तर साहब जो थे वो इसी ऑर्डिनेंस की एक और शक्ल, ऐसी एक्ट की एक और शक्ल के तहत जो है वो मेयर रहे, लेकिन 4 साढ़े 4 साल वो उनके आंसू ही लोग पहुँचते रहे कि भाई आप रोए नहीं, कचरा उठा लें, आप रोए नहीं, पानी का मसला हल करा दें। तो कितना चांस है कि आपके साथ भी हम जब खड़े हों मुमकिन तौर पर 6 महीने बाद, साल बाद, तो आप ये शिकायत कर रहे हो कि जी इख्तियारात तो है नहीं, अब कुर्सी पे जाके पता लगा है कि ख़जाना खाली है, गाड़ियों में तेल नहीं है, आग बुझाने के लिए गाड़ी नहीं है, गाड़ी है तो पानी नहीं है, पानी है तो ड्राइवर नहीं है, ये सारे मामलात हैं ना। और अब्बासी शहीद में कुत्ते क्यों दौड़ रहे हैं, जब हम आपसे पूछें तो आप कहेंगे जी वो तो दौड़ते हैं। ठीक है, तो आप कुत्तों के साथ रहना सीख लें। देखें, ज़ाहिर है वो जो भी कहते थे, मैं पहले भी ये कहता था और इलेक्शन के बाद भी ये कह रहा हूँ कि इख्तियार से ज़्यादा काम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना, हमें करप्शन नहीं करनी, हमें लूट मार नहीं करनी, हमें जो पैसे KMC में आने हैं चार्ज पार्किंग के, अगर वो पार्किंग है तो उसके पैसे नहीं खाने, और इसी तरह हमें जो एडवर्टीज़मेंट के पैसे हैं वो नहीं खाने। जितने हमारे वाजिबात हैं, हमारे टाउन्स के लोग होंगे वो पैसे जमा करेंगे, तो जितना हमारा इख्तियार है उससे ज़्यादा काम करेंगे। साहब हुआ क्या था 2018 में जब इलेक्शन हुआ ना, तो असद उमर साहब से फरिया इदरीस साहिबा ने पूछा कि आपकी क्या तैयारी है, तो उन्होंने बताया कि वो 92 के वर्ल्ड कप के बाद जो चलने वाले गाने हैं वो सुनते थे और जिससे उनको एक जज्बा महसूस होता था। तो क्या आपकी तैयारी भी, आपके भी तराने मैंने सुने हैं, ये बड़े जज्बाती किस्म के होते हैं, वही तराने आप सुन के जज्बा ले रहे हैं या आपके पास कोई पेपर पे वर्क भी है? मेरे तराने जो है ना वो हैं जो नेमतुल्लाह खान साहब ने गुनगुनाए थे, और ये शहर जो है वो महक गया था और चहक गया था और डेवलपमेंट हुई थी। ये सैफुद्दीन साहब उस वक्त भी यूसी के नाजिम रहे और उसके बाद भी रहे। जुनैद मुकाती की ये चौथी टर्म है, 4 मुस्तकिल मरतबा ये जीते हैं, ये अच्छा, दूसरी मरतबा जीते। मुझे नहीं पता था, अच्छा कि आपने बता दिया। और ये दूसरी मरतबा जीते हैं, ये पिछली वाली टर्म में थे, और जब वो रो रहे होते थे ना तो ये काम कर रहे होते थे मॉडल कॉलोनी में, ये सफाई कर रहे होते थे, ये कमेटियां बना रहे होते थे, ये पब्लिक को इन्वॉल्व कर रहे होते। और ये जो सामा है ना, इसने तो अभी से काम शुरू कर दिया, इसने तो अभी से जाकर वहाँ पर जो है ना वबाल मचा दिया है। और ये वो टीम है एनर्जेटिक कि जो जिसको ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तजर्बेकार लोग हैं। कुछ ऐसा पेपर्स के ऊपर मौजूद है, पेपर से मेरी मुराद है, मैं कोई ये नहीं है कि आपसे कहूँगा पेपर दिखा दें, कुछ वर्किंग होती है ना कि आपको पता लगता है कि वेव आपके लिए चल रही है, तो वर्किंग आपकी होती है कि यार मैंने पानी का मसला कैसे हल करना है, किससे क्या मुतालबा करना है, किस इख्तियार को कैसे इस्तेमाल करना है, गाड़ियों में तेल नहीं होगा तो क्या करेंगे। देखें, आपने देखा था वो हमने एक सीरीज़ रीबिल्ड कराची के नाम से शुरू जी बिल्कुल, ये आज से नहीं की थी, 1-1.5 साल से चल रहा था। एक्सपर्ट्स ओपिनियन हमारे पास मौजूद हैं, प्रेजेंटेशंस मौजूद हैं, हमारी वर्किंग मौजूद है, और इस वक्त आप सोच नहीं सकते, तराने भी मौजूद हैं, और आप सोच नहीं सकते कि इस वक्त किस तरह से मैं अभी बस जब काम होगा तो आप देखेंगे इंडस्ट्रियलिस्ट आकर कह रहे हैं कि भाई हम जो कंट्रीब्यूट कर सकेंगे करेंगे। हमें जो कॉरपोरेट सेक्टर है उसकी तरफ से ऑफर्स आ रही हैं कि हम आपके मुख्तलिफ हिस्से ऑन करना शुरू कर देंगे, आप एक मरतबा बस आ जाएं, किसी भी तरीके से आप मेयर बन जाएं, आपका मैंडेट के मुताबिक आप आ जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला पूरा शहर हमारे साथ खड़ा होगा। उनको ये मालूम है बेईमानी नहीं करेंगे, उनको ये मालूम है हम टुसवे नहीं पाएंगे, हम जिम्मेदारी के एहसास से तुम्हारे आंसू निकल सकते हैं लेकिन हम रोना गाना नहीं करेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला लोगों के साथ खड़े होंगे, मुकाबला करेंगे
और अब जब हम मुकाबला करेंगे तो पीपल्स पार्टी के लिए आसान नहीं होगा कि वो हमारा हक मजीद मार सकें। मैं आज भी इसी बात पे कायम हूँ। बहुत शुक्रिया हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हाफिज़ साहब के जो लोग कामयाब हुए हैं मुख्तलिफ यूसीज़ के अंदर, मुख्तलिफ टाउन्स में, हो सकता है कोई फ़र्द जो है वो जाकर कोई किरदार अदा करे। मेरा ख्याल है चेयरमैन ही हैं सारे, तो टाउन में कोई नहीं जाएगा। हाफिज़ साहब के साथ ही जो उनकी काबीना बनेगी उसका हिस्सा होंगे, उनसे बात करेंगे। और हाफिज़ साहब हमारे साथ नहीं होंगे ताकि हाफिज़ साहब जो पेपर उनके सामने आना है उनके चेयरमैन के सामने, वो हाफिज़ साहब उसमें कोई उनकी मदद ना कर सकें। हाफिज़ साहब ऐसे ही है, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जमात इस्लामी के लोग मेरे दाएं और बाएं मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो चेयरमैन की सूरत में कामयाब हुए हैं अपनी अपनी यूनियन कमेटी के अंदर। तारुफ मैं इब्तिदा में करा चुका हूँ। सैफुद्दीन साहब, आप ये बताएं कि हाफिज़ साहब तो ठीक है यहाँ 10 मिनट पहले मौजूद थे हमारे साथ ब्रेक से पहले। हाफिज़ साहब की अपनी एक राय हो सकती है, आप क्या समझते हैं कि किसके साथ आपको मिलना चाहिए? देखें, इसमें हमें तो इंशाअल्लाह ताला किसी के साथ मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिसको मिलना है वो हमारे साथ मिलेगा। अल्लाह ताला ने हमें इस पोजीशन में ला खड़ा किया है कि अब हाफिज़ साहब को मेयर बनना है कराची का, और जो पार्टी चाहेगी वो सपोर्ट करेगी, और कर रही हैं। आप देखें, दोनों जमातें जो बड़ी जमातें हैं वो जमात इस्लामी को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। PTI ने तो ओपन ऑफर दी है। ठीक है, ठीक है। अच्छा सैफ भाई, अब थोड़ा सा ना हम आ जाएँ काम की तरफ आ जाएँ, क्योंकि मैंने हाफिज़ साहब से तो हमने सियासी बात कर ली कि भाई क्या होगा कैसे होगा। आपने ये निज़ाम भी पढ़ा होगा यकीनन इलेक्शन से पहले, बल्कि आपने केस भी किया था, आप पेशे के एतबार से जो है वो कानूनदान भी हैं, वकील भी हैं। तो ये फरमाइएगा कि ये निज़ाम जो SLGO GA 2013 जिसकी बिगड़ी हुई शक्ल है अब ये, इसमें और जो नेमतुल्लाह खान साहब के साथ आप काम कर चुके हैं, उन दोनों में बहुत फ़र्क है, इख्तियारात का ख़ास तौर पे बड़ा फ़र्क है। तो कैसे दोनों को आप रेट करेंगे और इस महदूद इख्तियार में किस तरह से काम हो सकेगा? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो 2001 का SLGA था और ये जो 2013 का है, इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। लेकिन इसमें जो इख्तियारात का फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा ऊपर की सतह पर है। मेयर के लेवल पर और सिटी काउंसिल के लेवल पर फ़र्क है। जो UC नाज़िम है उसके लेवल पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। टाउन में भी इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन जो ऊपर की सतह है उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अच्छा, UC नाज़िम का बेसिकली काम क्या होता है कि जो भी इख्तियारात टाउन के पास होते हैं, जो भी काम करवा रहा होता है वो ज़मीन पे करवा रहा होता है, उसको चेक करना, उसको लेकर चलना, उसको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट करवाना। सफाई हो रही है तो अमला टाउन का होता है, सड़कें बन रही हैं तो या तो टाउन बना रहे है, सिटी गवर्नमेंट बना रही है। इन सारी चीज़ों को मैनेज करना और ईमानदारी के साथ करवाना। नेमतुल्लाह खान साहब के ज़माने में यही हुआ था कि ऊपर से जो भी काम आते थे उसको नीचे हम लोग चेक करते थे और इम्प्लीमेंट करवाते थे। उसके नतीजे में ये पूरा शहर जो है बागो बहार बना। अच्छा, अब सैफ साहब ये फरमाइएगा कि अब ज़ाहिर है कि आप एक नई टीम के साथ जाएंगे, नई इख्तियारात के साथ जाएंगे, तो जो यूनियन कमेटीज़ हैं उनके चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के पास क्या इख्तियारात होंगे, उनके काउंसलर्स के पास क्या इख्तियारात होंगे? क्योंकि मुझे याद है कि जो आप नेमतुल्लाह खान साहब के दौर का जो 2001 का SLGA था, वो था, बल्कि एक्ट ऑर्डिनेंस बन जाता है नाज़रीन, ऑर्डिनेंस एक्ट बन जाता है। SLGA जो था तो उसमें जो है वो बहुत सारे काउंसलर्स थे। मुझे याद है नीले पीले बैलेट पेपर्स थे, कोई लेबर काउंसलर है, कोई जनरल काउंसलर है, कोई खातून की मखसूस नशिस्त है। अभी तो वार्ड है, वार्ड में एक काउंसलर है। तो अब काउंसलर्स के पास क्या इख्तियारात होंगे और UC के जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है उनके पास क्या इख्तियारात होंगे? देखिए, अभी भी इस वक्त 4 काउंसलर वार्ड के तो हैं, लेकिन लेबर के भी आएंगे, ख़वातीन भी आएंगी, अक़लियत भी आएगी। अच्छा, ये सारे के सारे नामजदगी से आएंगे ना? जी, नहीं, इंतखाब होगा इनका। जो UC के ये 6 लोग हैं ना, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 4 काउंसलर, ये इनका इंतखाब करेंगे। तो ये काउंसलर इस तरह आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि देखिए, काउंसलर्स का बज़ाते ख़ुद कोई इस्तेक़ाक़ या इख्तियार नहीं होता, बल्कि जैसा कि मैंने बताया वो उस टीम का हिस्सा होता है जो यूनियन काउंसिल में काम कर रही होती है, यूनियन कमेटी में, और वो उस सारे इख्तियारात को जो ऊपर से आते हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाती है, उसको चेक करती है। सैफ साहब, देखिए, यूनियन सड़कों का पूछ सकते हैं हम काउंसिल से? देखिए, यूनियन कमेटी के पास ना तो कोई मुलाजमीन की तादाद होती है और ना कोई फ़ंड्स होते हैं। इस तरह नेमतुल्लाह खान साहब के ज़माने में ये था कि नेमतुल्लाह खान साहब फ़ी यूनियन काउंसिल 1 करोड़ रुपया साल के देते थे कि आप इसमें प्रोजेक्ट्स करवाएं, और अल्हम्दुलिल्लाह उन प्रोजेक्ट्स को हम करवाते थे और बिला किसी तमीज़ के वो सबको देते थे, पीपल्स पार्टी हो, MQM के भी हो। तो उससे एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा था। उम्मीद है एक सवाल और मैं चाहूँगा, थोड़ा सा क्विकली आऊँ, मैंने दीगर जो आपके चेयरमैन हैं उनसे भी बात करनी है। नेमत साहब के दौर में नेमत साहब का मुकाबला हुआ था, मुझे याद पड़ता है, ताज हैदर साहब से। उस वक्त पीपल्स पार्टी किन इलाकों से कामयाब हुई थी? क्योंकि मुकाबला तो हुआ था, ठीक है, फ़र्क ज़्यादा था, लेकिन मुकाबला हुआ था। तो पीपल्स पार्टी के अब और उस वक्त के इलाकों में कोई फ़र्क आपको दिखाई देता है? पीपल्स पार्टी के उस वक्त के और अब के इलाकों में बहुत फ़र्क है। उस वक्त पीपल्स पार्टी चंद UC से कामयाब हुई थी, जिसमें लियारी की कुछ UC थी, गडाप था, कीमाड़ी वगैरह। इस वक्त
मलिर था। इस वक्त पीपल्स पार्टी शहर के वस्त में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रही है और सीटें हड़प, जैसे चुनेसर टाउन है जिसको सईद गनी साहब अपना टाउन समझते हैं, उसमें समझते नहीं है जी, कामयाब हुए थे वो। नहीं सुन लें, उसमें 8, हाँ चले, उसमें 8 में से सिर्फ 2 यूनियन कौंसिलें पीपल्स पार्टी ने जीती। उसके बाद उन्होंने एक यूसी जमात की हड़प की, एक यूसी पीटीआई की हड़प की, और तमाम तर सबूत मौजूद हैं और तमाम फॉर्म 11 मौजूद हैं, और रिटर्निंग अफसर जो रिजल्ट गलत अनाउंस कर रहा है। तो पीपल्स पार्टी ये कर रही है। औरंगी टाउन में पीपल्स पार्टी जहाँ चौथे और 5वें नंबर पर है, वहाँ पर वो 600 वोट लेने वाला कैंडिडेट जो है वो 5000 पे पहुँच गया। तो आप इस वक्त शहर में इंतखाबी बेज़ाब्तगियों में पीपल्स पार्टी का नंबर 1 समझते हैं? पीपल्स पार्टी को बिल्कुल नंबर 1 समझता हूँ कि जो बेज़ाब्तियाँ पीपल्स पार्टी कर रही है, और जो मैंने कितने इलेक्शन लड़े हैं, ये पहला इलेक्शन है जिसके अंदर इतनी बेज़ाब्तियाँ इतनी खुलेआम हो रही हैं और रिटर्निंग ऑफिसर इतने खुलेआम। लेकिन सैफ साहब, आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये पहला इलेक्शन है? इससे पहले तो हथियार के जोर पे आप इलेक्शन हारते रहे हैं। देखें, वो तो हथियार के जोर पे तो फिर ये होता था ना, लाशें उठती रही हैं कराची में। उसमें बेचारा रिटर्निंग अफसर तो एक बिल्कुल बेकार पुर्जा होता था, और माशाल्लाह जो पार्टी के लोग थे वो सारे के सारे वोट डाल देते थे। इस दफ़ा रिटर्निंग अफसर खुद ये वाला काम अंजाम दे रहा है। चले, चेहरे बदल गए हैं थोड़े से। तो जुनैद मकाती की तरफ आता हूँ। जुनैद साहब, आप अभी मुझे हाफिज़ साहब ने बताया कि आप चौथी मरतबा जो है वो मुसलसल मुंतखब हुए हैं। पहले और आज की सियासत में इख्तियारात के हवाले से क्या फ़र्क आप देखते हैं? नेमत साहब का दौर था वो आइडियल दौर था। उसमें इख्तियारात ये थे कि नेमत साहब इंसाफ करते थे। देखें, यूसी जो है ना वो काम की मॉनिटरिंग करने के लिए, यूसी के पास खुद कोई इख्तियार उस टाइम पे भी इतना नहीं था और अब भी नहीं है, और वसीम अख्तर के दौर में भी नहीं था। लेकिन अगर आप खुलूस से काम करते हैं, आपके पास से वाटर बोर्ड का स्टाफ होता है, स्वीपिंग स्टाफ होता है, दीगर चीज़ें होती हैं, आप टाउन से अपने एरिया के काम करवाते हैं, वहाँ पर आप पीछे फॉलोअप करते हैं, तो काम तो होगा। नेमत साहब के ज़माने में ये था कि इंसाफ था कि हर यूसी को बराबर फ़ंड देते थे और सालाना फ़ंड देते थे, और हर यूसी चेयरमैन को, नाजिम को कहते थे कि ये 1 करोड़ रुपए में आपको जो जो काम अपनी यूसी के आप समझते हैं वो करवा लें। ये 1 करोड़ तो अलग थे, इसके अलावा भी कोई भी पार्टी का बंदा उनके पास जाता था कि मेरा ये बड़ा काम है, ये काम है, वो देखते थे कि ये वाकई काम करने का है। जुनैद साहब, आपको क्या अंदाज़ा है कि उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब थे जिन्होंने बेतहाशा फ़ंड्स कराची को दिए थे? अब शायद वैसे फ़ंड ना मिले, पाकिस्तान के पास शायद अब इतने पैसे भी नहीं हैं। आपको अंदाज़ा है अब जो चैलेंजेस आपको आएंगे? मैं ये कहता हूँ कि मैं चौथी बार मुंतखब हुआ हूँ और मैं चैलेंज करता हूँ। MQM का मेयर कराची था वसीम अख्तर, पीपल्स पार्टी की सिंध में गवर्नमेंट, PTI की वफाक में गवर्नमेंट, जितना काम मैंने अपनी यूसी में पहले कराया, मेरा चैलेंज है कि पीपल्स पार्टी आ जाए, PTI आ जाए, वसीम अख्तर MQM आ जाए, वो अपनी लिस्ट पेश करें, मैं अपनी लिस्ट पेश करता हूँ। मैं बग़ैर अपोजिशन में होते हुए मैंने इतना काम करवाया जितना काम इन्होंने अपने पूरे कराची से लेके ओबारो तक पीपल्स पार्टी नहीं करा सकी, कराची और हैदराबाद तक MQM नहीं करा सकी, और PTI पूरे पाकिस्तान में होते हुए इतना काम नहीं करा। मैंने तो 2 काम आपके देखे। एक, आपकी यूसी के इब्तिदा में लिखा हुआ था टैंकर का दाखिला मना है। नंबर 2, आपका एक दस्तरखान लगता था उसी फ्लाईओवर के नीचे। इसके अलावा आपने क्या काम किया? आप बताएं, टैंकर माफिया को रोकना कोई मामूली बात है? मैंने रुकवाया, अपोजिशन में होते हुए रुकवाया। उसका नतीजा शहरियों के पानी आया। किडनी हिल पार्क, टैंकर नहीं, मैंने डंपर का दाखिला ममनू करवाया। डंपर जो 24 घंटे मेरी यूसी में चलते थे, अब उनमें जुर्रत और हिम्मत नहीं है कि वो मेरी यूसी में चल सके। अल्हम्दुलिल्लाह 62 एकड़ किडनी हिल पार्क को हड़प कर दिया था मुस्तफ़ा कमाल ने, चाइना कटिंग कर दी थी उसकी, उसके सारे लेटर, उसके सारे ऑर्डर लिखे हुए। हमने कोर्ट से स्टे लिया, हमने झगड़ा किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 62 एकड़ ज़मीन कराची में हमने, जमात इस्लामी का तोहफ़ा है कराची की आवाम के लिए, और वो अपनी नौयत का वाहिद एक ऐसा है कि अर्बन फॉरेस्ट टाइप की चीज़ बनाई है जिसमें 1.5 लाख पौधे लगे अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह हमने बेशुमार पार्क, जिस पे सेक्टर ऑफिस बने हुए थे, यूनिट ऑफिस बने हुए थे, उस्मानिया पार्क, आपका जमालुद्दीन अफ़गानी पार्क, ये सारे पार्क हमने अल्हम्दुलिल्लाह खाली करवाए, इससे सारे कब्ज़े खाली करवाए। हमने हमारी यूसी में हमने अपनी मदद आपके तहत जितनी कचरा कुंडियाँ थी सारी कचरा कुंडियाँ हमने ख़त्म कर दी। मेरी यूसी में एक भी कचरा कुंडी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जो कचरा कुंडी सबसे बड़ी थी वो सॉलिड वेस्ट के ज़रिए डायरेक्ट उठता है बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात ये थी जी, सिंध गवर्नमेंट उठाती है लेकिन फॉलोअप हम करते हैं।
अच्छा, और दूसरा ये कि मैंने अपनी मदद आपके तहत अलखदमत फैमिली पार्क बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपका जो जाम खान शोरो पीपल्स पार्टी के थे, उनके पीछे हम फॉलोअप करके हमने 35 करोड़ रुपए से टीपू सुल्तान रोड बनाया और उनसे कहा कि आप शहीद मिल्लत को सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाएं, शहीद मिल्लत पर फ्लाईओवर बनाएं टीपू सुल्तान पर, और जो 2 अंडरपास बने वो हमारे कहने पे बने। आज जो पेडिस्टेरियन ब्रिज है आपका नाहिद पर और अपना खालिद बिन वलीद रोड पर जो शहीद मिल्लत पर है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कहने पे बने। इसी तरह बेशुमार हमने काम कराए। 1 करोड़ रुपए से हमने पंप, अपना किडनी पंप है, उस पर 2 मशीनें लगवाई ताकि जो टेल एरियाज थे जहाँ पानी नहीं जा सकते थे, उस पंपिंग के ज़रिए पानी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे। ठीक है जुनैद साहब, मैं ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद आऊँगा तो कुछ हम मॉडल कॉलोनी की तरफ चलेंगे और PIB कॉलोनी की तरफ चलेंगे। तो 2 कॉलोनियाँ हैं, उनकी तरफ चलेंगे, वहाँ पे क्या हालात हैं, क्या काम करेंगे, ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सैफुद्दीन साहब की ख़ास बात ये थी कि ये नेमतुल्लाह साहब के साथ भी काउंसलर रहे थे, बल्कि नाजिम रहे थे UC के, और जुनैद मकाती साहब तो 4 मरतबा मुस्तकिल कामयाब होते हुए आए। लेकिन मेरे साथ एक ऐसे जवान मौजूद हैं कि जो पहली मरतबा कामयाब हुए हैं और उस इलाके से कामयाब हुए हैं कि जो MQM का रिवायती इलाका था, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार का रिहायशी इलाका है। जीत नहीं सके वो कौमी असम्बली का इलेक्शन, लेकिन कम अज़ कम उनका इलाका ज़रूर है कि जहाँ पर उन्होंने MQM नज़रियाती टाइप की कोई चीज़ बनाई हुई थी। आप कैसे कामयाब हुए, कितना बड़ा तजर्बा था एक नौजवान के लिए, क्योंकि मेरी और आपकी उम्र में शायद आप छोटे ही होंगे मुझसे, तो कितना बड़ा तजर्बा था आपके लिए, कैंपेन कितनी मुश्किल लगी, और अब आपका क्या ख्याल है कि आप क्या कर सकेंगे? जी, सबसे पहली बात यह कि आई एम द यंगेस्ट चेयरमैन, मेरा ख्याल है एज में, बिल्कुल आपने सही कहा, पूरे कराची से। PIB कॉलोनी जो है वो बहुत डाइवर्सिफाइड कॉलोनी है, वहाँ पे मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ रहती हैं, गुजराती, खत्री, और उसके अलावा महाजरों की एक बहुत बड़ी आबादी है वहाँ पर। तो इस वक्त PIB के अंदर इतना बड़ा वैक्यूम था, कोई लीडरशिप की कमी थी। जब हम वहाँ पर गए और जब हमने जमात इस्लामी ने अपना मैसेज रखा है, तो हमने बरादरियों के अंदर जो है अपनी वर्किंग की है, और फिर उसके साथ ही जेल के साथ आपने देखा होगा गौसिया कॉलोनी लगता है वहाँ पर, सिग्नल आना शुरू हुए हैं। सिग्नल बिल्कुल बंद है वहाँ पे, जो मुझे UC मिल रही है वहाँ पे मचाएंगे कि भाई सिग्नल नहीं आते। शोर तो हमने बगैर ओथ लिए ही मचाना शुरू कर दिया है। पहला विजिट जो है वो हमने KMC भी किया, इलाके में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बंद करके चले गए थे डिफ़ॉल्टर एरियाज़ में। UC चेयरमैन की जो जिम्मेदारियां नहीं है, उसके बावजूद क्योंकि वहाँ पे कोई लीडरशिप नहीं है, कोई किसी से बात करने वाला नहीं है, तो लोग ऐसे ऐसे मसाइल लेकर आ रहे हैं। एक गली में रहते हैं, मैं कई दफ़ा उनके घर भी गया हूँ, तो वो वहाँ की लीडरशिप नहीं है। नहीं, देखिए, आवाम की लीडरशिप वो होती है जो चुन के आती है। हम चुन के अब आ गए हैं, वो एक वैक्यूम में होते हैं और वो ज़्यादा। चलिए, मेरा ख्याल है सियासी गुफ्तगू में नहीं चलते हम ये आप ये बताएं, आपके प्रोविजन क्या है? नौजवान है ना आप, तो आप तो फेसबुक भी देखते होंगे, ट्विटर भी देखते होंगे, सैफ भाई भी देखते होंगे, लेकिन उनसे हम और जुनैद साहब से हम यकीनी नहीं कह सकते कि वो ट्विटर और फेसबुक की रग रग से वाकिफ़ है या नहीं है। लेकिन आप तो जदीद न्यू मीडिया को भी जानते हैं, जदीद तकाज़ों के साथ साथ आपको ये भी पता है कि लोगों के मसाइल अब क्या हैं। तो आपके जहन में क्या मंसूबा है अपनी यूनियन कौंसिल, यूनियन कमेटी के लिए? आपने बिल्कुल सही बात कही। सोशल मीडिया जो है वो सोशल मीडिया का दौर है, हमने सोशल मीडिया से ही विन किया। इलाके के लेवल पे भी व्हाट्सएप ग्रुप, ट्विटर और हमारा फेसबुक का पेज भी है, वहाँ से लोगों ने अपने मसाइल भी बताने। व्हाट्सएप ग्रुप हमने एक्टिव कर दिया है और उसको हमने सब लोग अपने मसाइल बता रहे हैं। यानी यहाँ तक मामलात आ गए हैं कि सुई गैस, आपको पता है सर्दियाँ हैं, लोड शेडिंग है, हमारा मामला नहीं है, फिर भी हम उसको टेकअप कर रहे हैं। इसके अलावा जो स्कूल्स के मामलात हैं, DMC बिल्कुल ख़त्म हो गया, ये सारे मामलात बहुत बुरी तरह से आपको बताए गए हैं। तो लोग अभी से मसले बता रहे हैं, हम लिस्ट डाउन कर रहे हैं जो हम अपनी कैपेसिटी में कर सकते हैं, क्योंकि अभी ओथ लेने में टाइम बाकी है, वो सब चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। और जो कैंपेन के अंदर हमने अपने वादे किए थे, क्या वादे किए थे? लोगों ने, हमने ये पूछेंगे लोग, ये मैं वीडियो क्लिप आपका संभाल के रखूंगा। देखिए, वादा क्या है कि अपने इख्तियारात जितने हैं उसके ऊपर काम करेंगे, हाफिज साहब ने जो विजन दिया है, और अपने इख्तियारात जो नहीं है उसके लिए लड़ेंगे कि हमें अपने इलाके के इख्तियारात दो ताकि हम उस पर काम कर सकें। और ये वही लीडरशिप होगी जो आगे जाके जो MP और MNA के इलेक्शन में है और जमात इस्लामी को रिप्रेजेंट करेगी। तो हम इतना अच्छा काम करना चाहते हैं कि लोग हमें PIB के मसाइल क्या हैं? सर, PIB का सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला है वहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के अलावा जो सफाई का मसला है, इंक्रोचमेंट का बहुत बड़ा मसला है। PIB कॉलोनी बहुत मशहूर खाने की जगह है। पता है ना, इंक्रोचमेंट के खिलाफ जब आप जाएंगे तो माफियाज आपके सामने आएंगे, पता है आपको? सर, इलाके वाले जो है ना वो हमारे साथ हैं, यंग लीडरशिप के साथ हैं, दुकानदार हैं, ये सब लोग समझते हैं कि एक मॉडर्न सोसाइटी क्या होती है। हम ये नहीं कह रहे कि हम पहले दिन ही गाड़ी लेके, इंक्रोचमेंट की गाड़ी लेके घुस जाएंगे। लोगों से बात करेंगे, बिठाएंगे, समझाएंगे, जिनकी रोजी रोटी लगी हुई है, मुल्क के माशी हालात अच्छे नहीं हैं, उनको अल्टरनेट सोल्यूशन देंगे। ठीक है, मैं समझ गया, आपके पास प्लान है इसका? जी बिल्कुल, डेफिनेटली। अच्छा जी, तौफीकुद्दीन सिद्दीकी साहब की तरफ आते हैं। तौफीक साहब, आप मलीर ही आता है आपका जो ज़िला है? जी बहुत शुक्रिया। हमारे यहाँ जो ज़िला है वो है कोरंगी,
और जो टाउन है वो मॉडल कॉलोनी टाउन है, जिसमें जो मलिर की शहरी आबादी है उनकी यूसीज जो आती हैं। अच्छा ये बताएं, आप भी रहे एक ऐसे दौर में रहे कि जब ऊपर मेयर साहब ये कहते थे कि मेरे पास इख्तियार नहीं है, तेल नहीं है गाड़ियों में डालने के लिए, और अगर तेल आ जाए तो फिर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती क्योंकि वो इस काबिल नहीं है, पुरानी गाड़ी है। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल का पूछें उस पर भी वो कहते थे काम नहीं कर सकता, किसी स्कूल का पूछें तो उसमें वो कहते थे बजट नहीं था। एक यूनियन कमेटी के अंदर आपने क्या किया? सर मैं पहले तो इख्तियारात के हवाले से बात करूँगा कि ये इख्तियारात का रोना जो पिछली गवर्नमेंट ने रोया था कि मेयर के पास इख्तियार नहीं है, और वो नेमतुल्लाह खान साहब से अपनी उस इख्तियारात को जो है वो कंपैरिजन उनका करते थे। मैं आपसे कहता हूँ कि आप एक मेयर का मुकाबला मेयर से करेंगे, वो सिटी नाजिम थे। सत्तार अगवानी भी इस शहर के मेयर थे और उनके पास जो इख्तियारात थे कमोबेश वही इख्तियारात वसीम अख्तर साहब के पास भी थे। सत्तार अगवानी साहब अगर डिलीवर कर सकते थे तो वसीम अख्तर साहब ने क्यों नहीं किया डिलीवर? मैं इनसे पूछता हूँ कि 29 अरब रुपये तो आपके पास थे ना, तो वो 29 अरब रुपये का इख्तियार तो था आपके पास, तो वो 29 अरब रुपये आप शहर कराची पर लगा देते। असल मसला सिर्फ ये है कि अगर काम करने का जज्बा हो तो कम इख्तियारात में भी आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। क्या काम किया आपने कम इख्तियार में? ज़्यादा काम आपने क्या किया? देखिए हमारे जिस तरह से अभी जुनैद मुकाती साहब आपको बता रहे थे, उन्होंने तो अपने गिनवा दिए। मैं बताता हूँ कमोबेश हमारी यूसीज के अंदर भी, हमारी यूसी में भी कमोबेश उतना ही काम हुआ। हमारे पास इख्तियारात और वसाइल की कमी के बावजूद हमारे यहाँ पूरी यूसी के अंदर हमने सड़कों के लिए बजट सूबाई हुकूमत से लेकर हमने अपनी बेशतर सड़कें डलवाई। हमारे यहाँ कचरा कुंडी जिस तरह से बताया, अभी कचरा कुंडी हमने ख़त्म की। हमने अपने पैसों से वहाँ पर जो है वो जो 8,000 रुपये हमें मिलते थे माहाना, उससे हमने डीजल डलवा के और अपनी जो गाड़ियाँ जो हमारी चिंची रश है उससे हमने गलियों से कचरा उठाया। हमारे कौंसलर ने पैसा खर्च किया। हमने वहाँ स्कूल की जो हालत ज़ार थी लोगों को साथ मिलाकर हमने उन स्कूलों को, गवर्नमेंट स्कूलों को ठीक करने की कोशिश की। हमारे यहाँ पार्क उजड़े हुए थे, हमने उन पार्कों को दोबारा से आबाद करने की कोशिश की। जो वसाइल इख्तियारात हमारे पास थे, हमने जिस तरह हाफिज़ साहब ने कहा कि हम उससे बढ़कर काम करेंगे, हमने उससे बढ़कर काम किया अपनी यूसीज के अंदर। अच्छा थोड़ा सा आप आ जाते हैं तौफीक साहब उस जानिब के, अब आप एक ऐसे सिनेरियो में हो कि जहां मेयर भी आपका हो, क्योंकि वसीम अख्तर साहब आपकी मुखालिफ पार्टी के थे, पूरा आपके इर्द गिर्द सब कुछ ही मुखालिफ था, तो अब मेयर भी आपका हो, टाउन शायद आपका नहीं, आपके टाउन में मेरा ख्याल है शायद हुकूमत नहीं बन सकेगी आपकी पार्टी की, बाकी टाउन्स के अंदर मतलब आपको बड़ी सपोर्ट हो, तो आप क्या डिलीवर कर सकेंगे? सर पहले तो बता दूं कि हमारे टाउन में बिला मुकाबला जो है वो टाउन नाजिम आएगा। 8 में से 7 यूनियन काउंसिल जमात इस्लामी ने जीती है। मेरी गलती है, मैं जी। अच्छा दूसरा आप क्या कहते हैं डिलीवर करने की बात कर रहे हैं आप, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बताया कि जब ज़िलाई नाज़िम जो यानी था हमारा जो चेयरमैन वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का था और कराची के अंदर वसीम अख्तर साहब थे, उसके बावजूद हमने डिलीवर किया। तो आप सोच सकते हैं कि जब मेयर हमारा होगा, हमारा टाउन नाज़िम होगा। विजन क्या है आपका? उन्होंने तो देखें बहुत सारी चीज़ें बताई, आप पहली दफ़ा मर्तबा बने। विजन तो यही है कि देखें हमारे यहाँ जो मसाइल हैं, हमारे यूसी का सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ पानी का मसला है। पानी के मसले को हल करेंगे और उस पानी को मसले को हल करने के लिए हमें फ़ंड की ज़रूरत नहीं है, उस पानी के मसले को तकसीमकार की ज़रूरत है, तकसीमकार मुनसिफाना की जाए। आप तो टेल पे भी नहीं है, साउथ वाले टेल के ऊपर हैं, बल्कि साउथ नहीं हम भी टेल के ऊपर हैं। हमारा पानी जो है वो डमलोटी से आता है, हम भी टेल के ऊपर हैं इंशाल्लाह। तो कुएं से आता है? नहीं आता, हमारा जो है वो ढाबे जी से आता है, लेकिन डमलोटी के रास्ते से हम तक पहुंचता है। तो जो चोरी है उसको ख़त्म करेंगे, तकसीम जो कार उसको मुनसिफाना नहीं है उसको ठीक करेंगे। हमारे यहाँ पार्क का मसला है, हमारे यहाँ मैदान का मसला है, हमारे यहाँ सड़कों का मसला है। वो जितने मसाइल पूरे कराची के, वो मसाइल हमारे भी, और उन सारे मसाइल पे काम करेंगे इंशाल्लाह। जो शहर कराची ने जो मंशूर जमात इस्लामी ने दिया है, उस मंशूर के अंदर यूसीस का मंशूर बेसिकली है ना, पूरे शहर का थोड़ी है, हर यूसी का। तो जो मंशूर हमने शहर का दिया है उसी को इम्प्लीमेंट हम इंशाल्लाह अपनी यूसीस के अंदर भी करेंगे। बहुत शुक्रिया तौफीकुद्दीन सिद्दीकी साहब और दीगर, सैफुद्दीन साहब, जुनैद मुकाती साहब और उसामा साहब और उससे पहले हाफिज़ नईमुर रहमान साहब। आज के प्रोग्राम में हमें महसूस हुआ कि जज्बे जवान है, काम का विजन है। अब काम कितना होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।